कहानी की शुरुआत होती है 1983 में इंडियाना के हॉकिंस शहर से। विल बायर्स नाम का एक छोटा लड़का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। सबको लगता है कि यह कोई आम गायब होना का मामला है, लेकिन विल के दोस्त माइक व्हीलर, डस्टिन हेंडरसन और लुकास सिंक्लेयर समझ जाते हैं कि इसके पीछे कुछ अजीब है। विल को ढूंढते समय उन्हें एल्वेन नाम की एक गंजी और रहस्यमय लड़की मिलती है। एल्वेन हॉकिंस की एक सरकारी लैब से भाग कर आई है, जहाँ उस पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसे साइकोकिनेटिक शक्तियां मिल गई हैं। एल्वेन अपने नए दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वे विल को ढूंढ सके। इसी दौरान माइक, डस्टिन और लुकास एल्वेन को सिखाते हैं कि एक आम बच्चे की तरह कैसे रहना है, और इसी सफर में माइक और एल्वेन के बीच रोमांटिक भावनाएं पनपने लगती हैं। पता चलता है कि विल अपसाइड डाउन नाम की एक अंधेरी दुनिया में फंसा हुआ है। हॉकिंस लैब इसी दुनिया पर रिसर्च कर रही थी और वहाँ डेमोगोर्गन नाम के राक्षसी जीव रहते हैं। उस डरावनी जगह से विल अपनी माँ जॉयस से संपर्क करने का रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि जॉयस को शुरुआत से ही यकीन था कि उसके बेटे का गायब होना कोई आम बात नहीं है। जॉयस शहर के शेरिफ जिम हॉपर को एक अलग तरह की जांच शुरू करने के लिए राजी करती है। जब हॉपर को शक होने लगता है कि हॉकिंस लैब के एक्सपेरिमेंट्स का विल के गायब होने से कोई नाता है, तो ऑफिसर उसे बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हॉपर और भी साहसी हो जाता है और सच का पता लगाने के लिए ऑफिसर्स के ऑर्डर को नजरअंदाज कर अकेले ही जांच जारी रखने का फैसला करता है। दूसरी तरफ माइक की बड़ी बहन नैन्सी उस समय के मशहूर बैड बॉय स्टीव हैरिंगटन के साथ डेट कर रही होती है, लेकिन जब नैन्सी की सहेली बार्ब गायब हो जाती है तो वह विल के बड़े भाई जोनाथन के साथ मिलकर शहर की अजीब घटनाओं की जांच करने लगती है। नैन्सी और जोनाथन को नहीं पता था कि बार्ब को डेमोगोर्गन खींचकर अपसाइड डाउन में ले गया है और उसे मार दिया है, जिसका मतलब है कि विल को भी उसी अंजाम से बचाने के लिए उन्हें बहुत जल्दी कदम उठाना होगा। आखिरकार हॉपर और जॉयस हॉकिंस लैब के एक पोर्टल का इस्तेमाल करके अपसाइड डाउन में घुसते हैं और विल को बचा लाते हैं। यह शेरिफ हॉपर के मन के दुख को भी थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि वह अपनी छोटी बेटी सारा की कैंसर से हुई मौत का गम आज भी ढो रहे थे। इधर नैन्सी और जोनाथन डेमोगोर्गन को मारने की प्लान बनाते हैं और उसे बायर्स के घर बुला लेते हैं। ठीक उसी वक्त स्टीव वहां पहुंच जाता है और वह भी न चाहते हुए भी मॉन्स्टर को मारने की प्लान में शामिल हो जाता है। वे तीनों मिलकर मॉन्स्टर को घायल करने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन डेमोगोर्गन वहां से भागने में सफल हो जाता है। दूसरी तरफ हॉकिंस लैब के मेन डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर अपनी टीम को एल्वेन और उसके नए दोस्तों को ट्रैक करने का ऑर्डर देते हैं। घायल डेमोगोर्गन वहां आ धमकता है और डॉक्टर ब्रेनर तथा उनकी टीम को मार देता है। फिर वह एल्वेन, माइक, डस्टिन और लुकास की ओर बढ़ता है। एल्वेन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को हरा देती है और इस तरीका में ऐसा लगता है कि वह खुद भी सरेंडर कर बैठी है। अंत में देखा जाता है कि हॉपर जंगल के अंदर एल्वेन का पसंदीदा खाना ईगो वॉफल्स रख कर आए हैं, जो उसके जिंदा होने का संकेत देता है। हालांकि विल बायर्स सुरक्षित वापस आ गया है, लेकिन वह सीक्रेटली एक घोंघे जैसा अजीब जीव खांस कर निकालता है और उसे अपसाइड डाउन के सीन दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है कि वह पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। इसके बाद करीब 1 साल बीत जाता है। माइक अभी भी एल्वेन से दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ता है। विल लगातार अपसाइड डाउन के विजन से परेशान होने लगता है। वहीं डस्टिन और लुकास दोनों एक नई लड़की मैक्स के प्यार में पड़ जाते हैं। रिश्तों के मामले में नैन्सी और स्टीव का ब्रेकअप हो जाता है और जॉयस अपने नए आशिक बॉब के साथ समय बिताती है। इसके अलावा एल्वेन असल में जिंदा है और हॉपर के साथ एक सुनसान केबिन में छिपकर रह रही है। हॉपर एल्वेन को उसकी सेफ्टी के लिए बाहर निकलने से मना करते हैं, लेकिन एल्वेन अपने इस नए पेरेंट्स से नाराज हो जाती है। यह उसे रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता है और वह माइक को ढूंढने निकल पड़ती है। बदकिस्मती से माइक और मैक्स के बीच हुई एक आम बातचीत को एल्वेन गलत समझ लेती है और उसे फ्लर्टिंग मानकर माइक से न मिलने का फैसला करती है। इसके बजाय वह अपनी सगी माँ को ढूंढने निकलती है, जिसे जन्म से ही उससे अलग कर दिया गया था। एल्वेन अपनी माँ को हॉकिंस लैब के जुल्म की वजह से मानसिक रूप से टूटी हुई हालत में पाती है। फिर उसे काली नाम की एक और लड़की का पता चलता है, जो डॉक्टर ब्रेनर के एक्सपेरिमेंट का शिकार हुई थी। काली एल्वेन को अपना गुस्सा इस्तेमाल करके शक्तियां बढ़ाने की ट्रेनिंग देती है। एक समय पता चलता है कि विल बायर्स एक भयानक छाया मॉन्स्टर की चपेट में आ गया है, जिसे माइंड फ्लेयर नाम दिया गया है। विल कुछ अजीब तस्वीरें बनाना शुरू करता है, जो बाद में हॉकिंस शहर के नीचे मौजूद अपसाइड डाउन की टनल का MAF साबित होता है। हॉकिंस लैब के नए डायरेक्टर डॉक्टर ओवेंस लैब की पुरानी गलतियों
को सुधारने की कोशिश करते हैं। वे टनल को नष्ट करने की कोशिश करते हैं तो विल भयानक दर्द से तड़पने लगता है। लैब में डॉक्टर ओवेंस को अंदाजा होता है कि इन टनल को नष्ट करने पर विल की जान भी जा सकती है। सिर्फ माइंड फ्लेयर ही नहीं बल्कि शहर में छोटे छोटे डेमोगोर्गन भी छोड़ दिए जाते हैं जिन्हें डेमोडॉग्स कहा जाता है। अकेला और टूटा हुआ स्टीव हैरिंगटन मैक्स, लुकास और डस्टिन के साथ हाथ मिलाता है। डस्टिन ने डार्ट नाम के एक डेमोडॉग को पाला था, लेकिन अब वे सब मिलकर शहर को बर्बादी से बचाने की कोशिश करते हैं। वे डेमोडॉग्स को लैब की तरफ भगाते हैं। वहीं नैन्सी और जोनाथन, जो बार्ब के लिए न्याय पाने के लिए अपसाइड डाउन का सच उजागर करने की कोशिश कर रहे थे, वे भी इस टीम में शामिल हो जाते हैं। हॉकिंस लैब के अंदर हॉपर, जॉयस, बॉब, माइक, विल और डॉक्टर ओवेंस डेमोडॉग्स के हमले का शिकार होते हैं। डॉक्टर ओवेंस दूसरों को लैब से बाहर निकालने में मदद करने के लिए वहीं रुक जाते हैं और बॉब सबको बचाते हुए अपनी जान सैक्रिफाइस कर देता है। पूरी टीम बायर्स के घर में शरण लेती है। ठीक उसी समय एल्विन वापस आती है और माइक को खतरे में देखकर सबको बचाने के लिए डेमोडॉग्स को खत्म कर देती है। थोड़ी देर के जश्न के बाद वे माइंड फ्लेयर को हराने की प्लान बनाते हैं ताकि विल और शहर को बचाया जा सके। जॉयस, नैन्सी और जोनाथन विल को हॉपर के केबिन में ले जाते हैं और शरीर का तापमान बढ़ाकर माइंड फ्लेयर के वायरस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ स्टीव बाकी बच्चों के साथ वाइन टनल की ओर बढ़ता है। इसके नतीजतन विल को चोट पहुंचाए बिना उन्हें नष्ट करना संभव हो जाता है। यह एक भटकाव पैदा करता है जो डेमोडॉग्स को उनकी तरफ खींच लेता है। उस मौके का फायदा उठाकर हॉपर और एल्विन हॉकिंस लैब वापस चले जाते हैं ताकि अपसाइड डाउन के पोर्टल को हमेशा के लिए बंद किया जा सके। एल्विन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सक्सेसफुली पोर्टल बंद कर देती है, जिससे डार्ट सहित बाकी सभी डेमोडॉग्स मर जाते हैं। सीजन खत्म होने से पहले डॉक्टर ओवेंस हॉपर को एल्विन का एक जाली दस्तावेज देते हैं, जिससे उसे सबके सामने एक आम बच्चे की तरह जीने का मौका मिल जाता है। इसके बाद नैन्सी और जोनाथन एक कंट्रोवर्शियल रिपोर्टर और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट मरे बोमैन के साथ मिलकर लैब के सभी एक्सपेरिमेंट का सच उजागर कर देते हैं, जिससे हॉकिंस लैब हमेशा के लिए बंद हो जाती है। स्कूल के डांस इवेंट में सब कुछ आखिरकार नॉर्मल हो जाता है। स्टीव डस्टिन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने में मदद करता है। लुकास और मैक्स किस करते हैं और माइक और एल्वेन भी एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन अंत में दिखाई देता है कि माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा है और अपसाइड डाउन में स्कूल के ऊपर विशालकाय कर हमारे हीरोज पर नजर रख रहा है। इसके बाद हॉकिंस के बच्चे अपने उस अजीब अतीत को भूलकर नॉर्मल बच्चे की तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं। डस्टिन समर कैंप से लौटकर अपनी नई लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड सूजी के बारे में बताता है, जिसे लेकर उसके दोस्तों को शक होता है कि वह मनगढ़ंत है। मैक्स और लुकास का रिश्ता कभी टूटता है तो कभी जुड़ता है और माइक और एल्वेन का रिश्ता काफी गहरा है। एल्वेन के साथ रिश्ते की गहराई देखकर हॉपर बेहद हिफाजत करने वाला पिता की तरह माइक को धमकी देते हैं कि वह एल्वेन से और न मिले। इसका नतीजा ये होता है कि माइक और एल्वेन के रिश्ते में परेशानी शुरू हो जाता है और एक मोड़ पर आकर एल्वेन माइक के साथ ब्रेकअप कर लेती है। इसी बीच हॉकिंस में नया स्टारकोर्ट मॉल बन गया है, जो बच्चों के अड्डे का केंद्र बन गया है। बड़ों की बात करें तो अपने करियर को लेकर अनिश्चित स्टीव मॉल की स्कूप्स अहॉय आइसक्रीम शॉप पर काम शुरू करता है। वहां उसकी नई कलीग रॉबिन के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। नैन्सी और जोनाथन हॉकिंस पोस्ट में इंटर्न के तौर पर काम शुरू करते हैं और हॉपर के दिल में जॉयस के लिए प्यार जागता है, हालांकि जॉयस उसका प्रपोजल ठुकरा देती है। डस्टिन रेडियो के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड सूजी से कांटेक्ट करने की कोशिश के दौरान गलती से एक रहस्यमय रूसी सिग्नल पकड़ लेता है। वह स्टीव, रॉबिन और लुकास की छोटी बहन एरिका के साथ मिलकर उस मैसेज को डिकोड करता है। उन्हें पता चलता है कि रूसी रात के समय स्टारकोर्ट मॉल में रहस्यमय सामान उतार रहे हैं। जांच करने पर उन्हें मॉल के नीचे एक गुप्त लिफ्ट मिलती है, जो जमीन के काफी नीचे रूस की एक लैब में ले जाती है। वहां वे देखते हैं कि रशियन साइंटिस्ट्स अपसाइड डाउन के पोर्टल को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीव और रॉबिन पकड़े जाते हैं और रूसियों की पूछताछ का सामना करते हैं, लेकिन आखिरकार डस्टिन और एरिका उन्हें बचा लाते हैं। मौत के मुंह से वापस आने के बाद स्टीव रॉबिन के सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, लेकिन रॉबिन उसे बताती है कि वह लेस्बियन है। दूसरी तरफ जॉयस अपने घर और ऑफिस में अजीब चुंबकीय बदलाव देखती है और जांच के लिए हॉपर को बुलाती है। पहले उन्हें लगा कि इसके पीछे भी हॉकिंस लैब का हाथ है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि शहर के भ्रष्ट मेयर क्लाइन ने रूसियों को पूरे शहर में खाली पड़ी संपत्तियां खरीदने का मौका दिया है, जिसमें नया बना यह मॉल भी शामिल था। अंततः हॉपर और जॉयस एलेक्सी नाम के एक नेक दिल रूसी साइंटिस्ट से मिलते हैं, जिसे अंग्रेजी नहीं आती थी। वे उसे ट्रांसलेटर मरे बोमैन के पास ले जाते हैं। एलेक्सी उन्हें यकीन दिलाता है कि रूसी स्टारकोर्ट मॉल के नीचे अपसाइड डाउन के पोर्टल को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ग्रेगोरी नाम का एक रशियन सॉलिडर उनका पीछा करता है और बेवफाई के शक में एलेक्सी की मर्डर कर देता है। नैन्सी और जोनाथन मिसेस ड्रिस्कॉल नाम की एक बुजुर्ग औरत के घर की जांच करना शुरू करते हैं, जो
जो अपने खाद खाने वाले अजीब चूहों को लेकर परेशान थी। वे पाते हैं कि यह कोई अलग घटना नहीं है, क्योंकि पूरे शहर में ऐसे पागल चूहे घूम रहे हैं। जल्द ही पता चलता है कि मिसेस ड्रिस्कॉल खुद भी खाद खा रही है और नैन्सी और जोनाथन समझ जाते हैं कि वह माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आ चुकी है। इसी तरह मैक्स का बड़ा भाई बिली भी माइंड फ्लेयर के कब्जे में आ जाता है, जिसे इस्तेमाल करके माइंड फ्लेयर अपने शिकारों की एक विशाल फौज खड़ी करता है। एल्वेन बिली के मन में घुसकर माइंड फ्लेयर की जगह का पता लगा लेती है। बिली बताता है कि अपसाइड डाउन का पोर्टल बंद करने का बदला लेने के लिए ही माइंड फ्लेयर एल्वेन को मारना चाहता है। इसके बाद वे काबू लोग आपस में मिलकर एक विशाल खतरनाक मॉन्स्टर बन जाते हैं, जो माइंड फ्लेयर का असली शारीरिक रूप था। यह मॉन्स्टर एल्वेन की टीम पर हमला करता है और एल्वेन बुरी तरह घायल हो जाती है। टीम मॉल जाकर स्टीव, रॉबिन, डस्टिन और एरिका को बचाती है। एल्वेन रूसियों को हरा तो देती है, लेकिन चोट के कारण बेहोश हो जाती है। उसे पता चलता है कि माइंड फ्लेयर का एक हिस्सा उसके अंदर घुस गया था और उसे बाहर निकालने के बाद वह अपनी सारी अलौकिक शक्तियां खो देती है। हॉपर, जॉयस और मरे बच्चों को बचाने और रूसियों की नई पोर्टल मशीन को नष्ट करने के लिए मॉल पहुंचते हैं। जब बच्चे मॉल से भागने की कोशिश कर रहे थे, माइंड फ्लेयर और बिली ने उन्हें अंदर ही फंसा लिया। एल्वेन बिली के मन की गहराइयों में जाकर उसकी छोड़ चुकी माँ के साथ बिताई उसकी सबसे प्यारी यादें उसे याद दिलाती है, जिससे बिली का होश ठिकाने आ जाता है। वह अपनी गलती सुधारता है और अपनी बहन मैक्स और उसके दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर देता है। नीचे लैब में हॉपर, जॉयस और मरे रेडियो के जरिए डस्टिन के ऑर्डर का पालन करते हुए मशीन की तरफ बढ़ते हैं। मशीन बंद करने के लिए उन्हें एक सेफ खोलना था, जिसका कोड प्लैंक स्थिरांक का क्वांटम मैकेनिक्स समीकरण था। डस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड सूजी को रेडियो पर कॉल करके वह कोड मांगता है। सूजी स्थिति जाने बिना जिद करती है कि डस्टिन को उसके साथ नेवर एंडिंग स्टोरी फिल्म का थीम सॉन्ग गाना होगा। कोड मिलने के बाद हॉपर और जॉयस चाबी घुमाकर मशीन बंद करने के लिए तैयार होते हैं। तभी ग्रेगोरी हमला करता है तो हॉपर उसे मशीन में धकेलकर मार डालते हैं, लेकिन इससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। हॉपर के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह जॉयस को मशीन नष्ट करने का इशारा करते हैं। जॉयस रोती हुई आंखों के साथ चाबी घुमाकर पोर्टल बंद कर देती है और शहर को बचा लेती है, लेकिन हॉपर उसमें गायब हो जाते हैं। पोर्टल बंद होते ही मॉल का माइंड फ्लेयर भी मर जाता है। 3 महीने बाद स्टारकोर्ट मॉल बर्बाद हो चुका है और भ्रष्ट मेयर क्लाइन अरेस्ट हो जाते हैं। बायर्स फैमिली अब शक्तिहीन एल्वेन को गोद ले लेता है और हॉकिंस छोड़कर जाने की तैयारी करता है। विदाई से पहले माइक और एल्वेन एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को फिर से पक्का करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एल्वेन बायर्स फैमिली के साथ कैलिफोर्निया चली गई है, जिससे माइक के साथ उसके रिश्ते में दूरी आ गई है। हॉकिंस में लुकास हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम में जुड़कर मशहूर स्टूडेंट के साथ घुल मिल गया है। वहीं मैक्स अपने भाई बिली की मौत के गम में सबसे दूर हो गई है। माइक एंड डस्टिन हेलफायर क्लब नाम के एक डंजियंस एंड ड्रैगन्स क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसके लीडर एडी मनसन है। जेसन की गर्लफ्रेंड क्रिसी जब डरावने सपनों और सिर दर्द से परेशान होती है तो वह दवा के लिए एडी के पास जाती है। एडी के ट्रेलर में ही क्रिसी अपसाइड डाउन की एक दुष्ट शक्ति के चंगुल में फंसकर बुरी तरह से मारी जाती है। क्रिसी की लाश मिलने के बाद एडी मुख्य संदिग्ध बन जाता है और भागता फिरता है। जेसन और उसकी टीम एडी और हेलफायर क्लब को शैतान का उपासक मानकर बदला लेने के लिए पागल हो जाती है। माइक के एल्वेन से मिलने कैलिफोर्निया जाने के बाद डस्टिन, मैक्स और लुकास नैन्सी, स्टीव और रॉबिन के साथ मिलकर क्रिसी की मर्डर का रहस्य सुलझाने में जुट जाते हैं। वे एडी को अपसाइड डाउन की भयावहता के बारे में बताते हैं और इस नए दानव को वेकना नाम देते हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स को कंट्रोल करके एक एक करके उनकी मर्डर कर रहा है। नैन्सी और रॉबिन एक सुराग का पीछा करते हुए पिनहर्स्ट साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन जाती है, जहां वे विक्टर क्रील नाम के आदमी का इंटरव्यू लेती है। विक्टर दशकों पहले अपने फैमिली की मर्डर के जुर्म में कैद में था। विक्टर उन्हें बताता है कि हॉकिंस में नए घर में शिफ्ट होने के बाद उसकी पत्नी और छोटे बच्चे भी क्रिसी की तरह डरावने विजन देखने लगे थे और बाद में वे उसी बुरी शक्ति के शिकार हो गए। चूंकि किसी ने विक्टर की बात का यकीन नहीं किया, इसलिए उसे ही कातिल मानकर अरेस्ट कर लिया गया। नैन्सी उसकी कहानी से समझ जाती है कि विक्टर का पसंदीदा गाना ही उसे वेकना के कंट्रोल से बचा पाया था। इधर मैक्स गौर करती है कि वेकना के सभी शिकारों में खतरनाक सिर दर्द, नाक से खून आना और पिछले ट्रॉमा के कारण PTSD जैसे लक्षण थे, वही निशान जो मैक्स खुद भी महसूस कर रही है। मैक्स समझ जाती है कि वेकना ने उसे भी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। वेकना के हाथों किसी भी
पल मौत के डर से वह अपने दोस्तों के लिए विदाई मैसेज लिखकर रख लेती है और बिली की कब्र पर जाकर उसे आखिरी खत रिपोर्टर सुनाने जाती है। कब्रिस्तान में मैक्स वेकना की गिरफ्त में आ जाती है और उसे अपसाइड डाउन की वेदी पर ले जाया जाता है, जहां वेकना उसे मारने की तैयारी करता है। नैन्सी और रॉबिन बाकी सबको बताती है कि गाना सुनकर वेकना के कंट्रोल से बाहर निकला जा सकता है। वे तुरंत मैक्स का पसंदीदा म्यूजिक बजाकर उसे वेकना के हाथों से बचा लेती हैं और अपसाइड डाउन से सेफली वापस ले आती है। डस्टिन के अनुमान के अनुसार वेकना जहां भी मर्डर कर रहा है वहीं अपसाइड डाउन का नया गेट बन रहा है। स्टीव जब इस बात सच साबित करने के लिए लवर्स लेक की गहराई में जाता है तो उसे अपसाइड डाउन में खींच लिया जाता है और चमगादड़ जैसे मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं। नैन्सी, रॉबिन और एडी स्टीव को बचाने के लिए अपसाइड डाउन में अंदर जाना है, लेकिन गेट की मॉन्स्टर की हिफाजत में होने के कारण वे वापस नहीं निकल पाते। इसलिए टीम को निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए एडी के ट्रेलर की तरफ जाना पड़ता है। इधर असल हॉकिंस में जब पुलिस एडी के खिलाफ जांच शुरू करती है तब डस्टिन, मैक्स, लुकास और एरिका पुलिस की नजरों से बचकर अपने दोस्तों को बचाने के लिए एडी के ट्रेलर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वे रॉबिन और एडी को अपसाइड डाउन से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन नैन्सी के बाहर निकलने से पहले ही वह वेकना की पकड़ में आ जाती है। वेकना नैन्सी को अपनी बुरी प्लान की खौफनाक मंजर के बारे में बताता है। वह खुलासा करता है कि अपने शिकारों के मरने की जगहों पर नए गेट खोलकर वह अपसाइड डाउन और असल दुनिया के बीच की दीवार को पूरी तरह मिटा देना चाहता है, जो अंत में पूरे हॉकिंस शहर को तबाह कर देगा। इसी बीच माइक स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियों में एल्वेन और बायर्स फैमिली से मिलने कैलिफोर्निया पहुंचता है। वह जल्द ही समझ जाता है कि एल्वेन भले ही उससे कह रही है कि वह ठीक है, लेकिन वह वास्तव में दिमागी तौर पर परेशान है और स्कूल में बुरी तरह बुलिंग का शिकार हो रही है। एल्वेन माइक से भी चिड़ी हुई है क्योंकि उसने एल्वेन को आई लव यू नहीं कहा है। इधर विल को भी माइक के साथ समस्या हो रही है। उसे महसूस हो रहा है कि उसका प्यारा दोस्त उसे छोड़ चुका है और अब केवल एल्वेन में ही व्यस्त है। जोनाथन भी अपने रिश्तों के तनाव से गुजर रहा है। वह नैन्सी को यह बताने से डर रहा है कि उनके साथ कॉलेज जाने की प्लान को लेकर उसे संदेह हो रहा है, क्योंकि वह अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए उनके करीब रहना चाहता है। इसी बीच जॉयस को हॉपर का एक संदेश मिलता है। पता चलता है कि हॉपर स्टारकोर्ट मॉल के विस्फोट में बच गए थे और फिलहाल रूस की एक जेल में बंद है। एंटोनोव नाम का एक नेकदिल जेलर हॉपर को भागने में मदद करने को तैयार हो जाता है और जॉयस से कहता है कि वह अलास्का में एक रूसी पायलट के पास $40,000 लेकर आए। जॉयस और मरे बोमैन अलास्का जाकर यूरी नाम के एक अजीब पायलट से मिलते हैं। यूरी उनके साथ धोखा करता है। जॉयस और मरे को दवा देकर बेहोश कर देता है और रूसियों को एंटोनोव के बारे में बता देता है, जिससे हॉपर के भागने की प्लान फल हो जाती है। जब यूरी बेहोश जॉयस और मरे को रूसियों के हवाले करने के लिए ले जा रहा था, तब वे आजाद हो जाते हैं और मरे अपनी नई सीखी हुई ब्लैक बेल्ट स्किल्स का इस्तेमाल करके यूरी को काबू कर लेता है। वे हॉपर को जेल से निकालने की एक प्लान बनाते हैं, जिसमें मरे यूरी का भेष बदलकर जॉयस और असली यूरी को रूसियों के सामने पेश करेगा। प्लान सफल होती है और वे जेल के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि हॉपर, एंटोनोव और कुछ अन्य कैदियों को एक डेमोगॉर्गन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हॉपर डेमोगॉर्गन के साथ अपने पुराने अनुभवों को काम में लाकर अपनी और एंटोनोव की जान बचाता है। दूसरी तरफ मरे और जॉयस अपना भेष उतारकर गार्ड्स को हरा देते हैं और हॉपर और एंटोनोव को जेल से बाहर निकाल लाते हैं। हॉपर और जॉयस की मुलाकात होती है और वे भागने का मौका पा जाते हैं, लेकिन हॉकिंस में वेकना की खौफनाक मंजर के बारे में सुनकर हॉपर, जॉयस और मरे रूसी जेल में ही वापस जाने का फैसला करते हैं, ताकि वे वहां की लैब में मौजूद डेमोगॉर्गन्स को नष्ट कर सके, जो वेकना के खिलाफ जंग में बच्चों की मदद करेगा। कैलिफोर्निया में स्कूल के बुलियों द्वारा सबके सामने बेइज्जत होने के बाद एल्वेन का धैर्य जवाब दे जाता है और वह उनमें से एक पर हमला कर देती है। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर ओवेंस उसे छुड़ा लेते हैं और हॉकिंस के मौजूदा हालात की खौफनाक मंजर के बारे में आगाह करते हैं। ऑफिसर मानते हैं कि इन सभी घटनाओं की जिम्मेदार एल्वेन है और वह बहुत खतरनाक है, लेकिन ओवेंस उसे भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें यकीन है कि एल्वेन अच्छी है और वह एक ऐसे प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जो उसे उसकी खोई हुई शक्तियां वापस दिला सकता है। हॉकिंस को वेकना के हाथों से बचाने और अपनी क्षमताएं वापस पाने के लिए एल्वेन डॉक्टर ओवेंस के साथ जाने को तैयार हो जाती है। जब फौजियों ने बायर्स के घर पर हमला किया तो माइक, विल और जोनाथन के दोस्त आर्गाइल के साथ भाग निकले और ओवेंस तथा एल्वेन की तलाश में निकल पड़े। सफर के दौरान विल ने माइक का उत्साह बढ़ाने के लिए एक भावुक भाषण दिया, जिसमें उसने बिना सीधे कहे दिया कि वह गे है और अपने जिगरी दोस्त माइक से प्यार करता है। ओवेंस एल्वेन को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में ले जाते हैं। वहां उन्होंने बताया कि उन्होंने जिंदा डॉक्टर ब्रेनर के साथ मिलकर नीना नाम का एक आइसोलेशन टैंक बनाया है, जो एल्वेन की भूली हुई यादों को वापस लाकर उसकी अलौकिक शक्तियों को फिर से जगाएगा। नीना टैंक के अंदर एल्वेन डॉक्टर ब्रेनर की देखरेख में हॉकिंस लैब में बिताए गए उन दिनों को याद
याद करती है जहां दूसरे सुपर पावर्ड बच्चे उसे परेशान करते थे। वहां एक नेक दिल देखभाल करने वाला के साथ एल्वेन की दोस्ती हो गई थी, जिसने उसे चेतावनी दी थी कि ब्रेनर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आखिर में देखभाल करने वाला ने अपनी सच्चाई उजागर की। वह ब्रेनर का पहला टेस्ट किया गया बच्चा था, जिसकी गर्दन पर एक डिवाइस लगा था जो उसकी शक्तियों को दबा कर रखता था। एल्वेन ने उस डिवाइस को खोलने में मदद की ताकि वे दोनों भाग सके, लेकिन देखभाल करने वाला भागने के बजाय लैब के सभी लोगों को बेरहमी से मार डालता है। पता चलता है कि यह आदमी वास्तव में विक्टर क्रील का बेटा हेनरी क्रील है। उसने अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके अपनी माँ और बहन की मर्डर कर दी थी। विक्टर को बताया गया था कि हेनरी मर चुका है, लेकिन उसे असल में ब्रेनर के पास रखा गया था। एल्वेन द्वारा इस शैतानी रहस्य को जान लेने के कारण वह उसे भी मार डालना चाहता है। एल्वेन हेनरी को हराने में सक्षम हो जाती है और पहला पोर्टल खोलकर उसे अपसाइड डाउन में भेज देती है, जहाँ वह वेकना में बदल जाता है। प्रेजेंट में एल्वेन अपनी शक्तियाँ पूरी तरह वापस पा लेती है और वेकना के हाथों से अपने दोस्तों को बचाने के लिए हॉकिंस लौटना चाहती है, लेकिन ब्रेनर को लगता है कि वह अभी तैयार नहीं है और उसे नींद की दवा देकर सुला देता है। ठीक उसी पल सोल्जर वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि हॉकिंस की सभी बुरी शक्तियों का स्रोत एल्वेन ही है। ब्रेनर एल्वेन को बचाना चाहता था और उसे लेकर भागने की कोशिश करते समय गोलीबारी में मार जाता है। एल्वेन होश में आने के बाद हमलावर सोल्जर्स को मार देती है और फिर माइक और बाकी लोग उसे बचा लेते हैं। हॉकिंस लौटने पर टीम वेकना को हराने की योजना बनाती है। मैक्स, लुकास और एरिका क्रील हाउस जाते हैं, जहां मैक्स वेकना को अपने मन में घुसकर उसे काबू करने का मौका देती है। जब वेकना मैक्स के साथ व्यस्त रहता है, तब स्टीव, नैन्सी और रॉबिन वेकना को मारने के लिए अपसाइड डाउन के अंदर चले जाते हैं। स्टीव की रक्षा करने और मॉन्स्टर चमगादड़ों को भटकाने के लिए डस्टिन और एडी अपसाइड डाउन में घुसते हैं। बदकिस्मती से प्लान जल्दी ही फल हो जाती है। डस्टिन और एडी चमगादड़ों द्वारा घेर लिए जाते हैं, लेकिन एडी भागने के बजाय अपनी जान देता है ताकि उसके दोस्तों को समय मिल सके। वहीं स्टीव, नैन्सी और रॉबिन वेकना की लताओं की गिरफ्त में फंसकर दम तोड़ने लगते हैं। मैक्स की सुरक्षा करते समय जेसन वहां आ धमकता है और क्रिसी की मौत के लिए हेलफायर क्लब को जिम्मेदार ठहराकर लुकास पर हमला कर देता है। उनके बीच हाथापाई में मैक्स का जिगरी कैसेट प्लेयर टूट जाता है, जिसके कारण स्थिति खराब हो जाती है और लुकास के पास मैक्स को बचाने का कोई तरीका नहीं बचता। सौभाग्य से जब वेकना मैक्स के मन के अंदर उसका पीछा कर रहा था, तब एल्वेन ने माइक, विल, जोनाथन और आर्गाइल की मदद से एक आइसोलेशन टैंक के जरिए मैक्स के दिमाग में घुस गया और वेकना से लड़ना शुरू किया। वेकना एल्वेन को हराकर उसे समझाता है कि अतीत में वह और उसके दोस्त जिन भी खतरों का सामना कर रहे थे, यहाँ तक कि माइंड फ्लेयर भी, सब कुछ उसी का काम था और अब उसकी वह भयावह प्लान पूरी होने के करीब है। वेकना मैक्स को मारने लगता है, उसके अंग प्रत्यंग तोड़ने लगता है। ठीक उसी क्षण असल दुनिया में माइक एल्वेन के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। इसी प्यार की ताकत से एल्वेन को वेकना से लड़ने की नई शक्ति मिलती है। इधर हॉपर, जॉयस और मरे सक्सेसफुली रूसी डेमोगर्गन्स को हरा देते हैं, जिसके नतीजतन अपसाइड डाउन में स्टीव, नैन्सी और रॉबिन पर हमला करने वाले चमगादड़ और लताएं हट जाते हैं। आजाद होने के बाद स्टीव, नैन्सी और रॉबिन वेकना के शरीर पर आग लगा देते हैं। मरने से पहले वेकना एल्वेन से कहता है कि उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद वह हार गया है। असल दुनिया में मैक्स अपने घावों के आगे हार मानकर लुकास की गोद में दम तोड़ देती है, जिससे वेकना का चौथा और आखिरी गेट खुल जाता है। सभी गेट खुल जाने के कारण हॉकिंस शहर की जमीन फटने लगती है, सब कुछ तबाह होने लगता है और जेसन सहित कई लोग मारे जाते हैं। टूट चुकी और हारी हुई एल्वेन चमत्कारिक रूप से अपनी शक्तियों का उपयोग करके मैक्स को दोबारा जिंदा कर देती है। 2 दिन बाद एल्वेन, माइक, जोनाथन, विल और आर्गाइल आखिरकार हॉकिंस लौटकर अपने दोस्तों से मिलते हैं। पूरा शहर खाली कराया जा रहा है और स्टीव, रॉबिन और डस्टिन एक इमरजेंसी शेल्टर में वॉलंटियर के रूप में काम करने का फैसला करते हैं। मैक्स जिंदा तो है, लेकिन वह कोमा में है और उसके मन के अंदर उसका कोई अस्तित्व नहीं मिल पा रहा है। हॉपर आखिरकार हॉकिंस लौटकर एल्वेन से दोबारा मिलते हैं। हालांकि उनका फिर से मुलाकात खुशी भरा था, लेकिन सब जानते हैं कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अभी बाकी है। विल बायर्स, जो अब भी माइंड फ्लेयर के साथ अपना संबंध महसूस करता है, सबको यकीन दिलाता है कि वेकना अभी भी जीवित है और अब अपसाइड डाउन पूरे हॉकिंस शहर को निगल रहा है। इसके बाद सीन बदलता है, जहां हम देखते हैं कि वेकना द्वारा हॉकिंस में अपने गेट खोलने के बाद 18 महीने बीत चुके हैं। सॉलिडर ने गेट बंद करके पूरे शहर को क्वारंटाइन कर दिया है, जहां एक मिलिट्री जोन के अंदर कैद रहकर नॉर्मल जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हैं। इस मिलिट्री यूनिट की कमान डॉक्टर के हाथ में है, जो अपसाइड डाउन के भीतर एक बेस से ऑपरेशन चलाते हैं और एल्वेन को ढूंढकर मारने के लिए अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं। इधर एल्वेन अपने पिता हॉपर के साथ छिपकर रहती है, जो उसे अपनी शक्तियों को और बेहतर तरीके से कंट्रोल करने का ट्रेनिंग देते हैं। हॉपर आखिरकार अपनी पुरानी पार्टनर जॉयस बायर्स के साथ रिश्ते
गुस्से में है और सीक्रेटली अपने दोस्तों के साथ मिलकर वेकना को ढूंढकर हमेशा के लिए हराने की प्लान बना रहे हैं। वेकना को हराने की लड़ाई में मदद करने के अलावा दोस्त अपने नॉर्मल हाई स्कूल जीवन को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। माइक अपनी गर्लफ्रेंड एल्वेन से मिलने का मौका कम मिल पाने के कारण संघर्ष कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर के की सेना के हाथों पकड़े जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। विल अब भी सीक्रेटली अपने जिगरी दोस्त माइक के प्यार में डूबा है, लेकिन रॉबिन उसका हौसला बढ़ाकर उसे अपनी अहमियत समझना सिखाती है। डस्टिन को स्कूल के बुली लगातार परेशान और अपमानित करते हैं, क्योंकि वह दिवंगत एडी मनसन के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखता है। और लुकास रोज हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी मैक्स से मिलने जाता है और इस उम्मीद में उसका पसंदीदा गाना बार बार बजाता है कि वह जाग जाए। दूसरी तरफ नैन्सी, जोनाथन, स्टीव और रॉबिन सभी दी स्क्वॉक नाम के एक स्थानीय रेडियो स्टेशन पर काम करते हैं। वे इसे वेकना के खिलाफ लड़ाई का मुख्य अड्डा बनाते हैं और रेडियो प्रसारण के जरिए अपने सहयोगियों को कोड मैसेज भेजते हैं। इस चरम संकट के बीच भी नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए स्टीव मौका मिलते ही जोनाथन से खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है और जोनाथन सीक्रेटली नैन्सी के लिए शादी की अंगूठी खरीद चुका है, लेकिन प्रपोज देने का सही पल नहीं मिल रहा है। रॉबिन हॉस्पिटल की विकी नाम की नर्स के साथ डेटिंग शुरू करती है, लेकिन वेकना को ढूंढने का सीक्रेट मिशन हमेशा उनके रोमांस में बाधा बन जाता है। मरे की मदद से क्वारंटाइन जोन के अंदर जरूरी सामानों की तस्करी करते हुए टीम क्रॉल नाम का एक मिशन शुरू करती है। इस मिशन में हॉपर सैन्य बल के गेट से सीक्रेटली अपसाइड डाउन में घुस जाता है ताकि वेकना को ढूंढ सके, जबकि बाकी लोग बाहर से उसे ट्रैक करते रहते हैं। बदकिस्मती से यह क्रॉल मिशन बुरी तरह विफल हो जाता है। विल अचानक एक डेमोगॉर्गन के साथ मानसिक रूप से जुड़ जाता है और उसकी आंखों के जरिए हॉपर पर होते हमले को देख लेता है। हॉपर अपसाइड डाउन में फंस जाते हैं और डेमोगॉर्गन एक दरार बनाकर असल दुनिया में व्हीलर के घर पर हमला कर देता है। वहां बेहोश पड़े माता पिता कैरन और टेड बुरी तरह घायल हो जाते हैं और माइक और नैन्सी की छोटी बहन होली रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। एल्वेन डेमोगॉर्गन का पीछा करते हुए उसी दरार से अंदर घुस जाता है और वहां फंसे हुए हॉपर से मिलती है। बाप बेटी की यह जोड़ी होली को बचाने के मिशन पर निकलती है और साथ ही वे सैन्य बल व अपसाइड डाउन के खतरनाक जीवों से खुद को छिपाने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल में माइक और नैन्सी अपनी बुरी तरह घायल माँ से मिलते हैं। माँ बताती है कि होली के काल्पनिक दोस्त मिस्टर वॉटसेट का असली नाम हेनरी है। तभी माइक और नैन्सी समझ जाते हैं कि उनकी बहन को खुद वेकना उठा ले गया है। हेनरी अपने असली रूप में होली को उसके बचपन के घर के एक जैसा दिखने वाला स्थान पर ले जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह उसे डेमोगॉर्गन्स से बचा रहा है। हेनरी होली को घर में छोड़कर चेतावनी देता है कि वह जंगल की तरफ न जाए और फिर वह दूसरे बच्चों को बचाने जाने का नाटक करके निकल पड़ता है। हेनरी के जाते ही होली जंगल में एक अजनबी का सामना करती है, जो कोई और नहीं स्वस्थ अवस्था में मौजूद मैक्स है। मैक्स उसे वेकना का खौफ के बारे में आगाह करती है और बताती है कि वे दोनों ही हेनरी की यादों के अंदर हैं। वहाँ केवल एक गुफा सुरक्षित है जहाँ वेकना नहीं पहुँच सकता। मैक्स अपनी ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलकर कोमा से जागने की भरपूर कोशिश करने की बात कहती है, लेकिन वेकना बार बार उस रास्ते को रोक देता है। हालांकि बाहर से लुकास मैक्स का पसंदीदा गाना बजाकर उसे वापस लाने के लिए एक पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच विल समझ जाता है कि उसके हालिया साइकिक विजन वास्तव में वेकना की आंखों से देखे गए सीन है। इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके विल और उसके साथी होली समेत बाकी बच्चों को वेकना से बचाने की प्लान बनाते हैं। लुकास अपनी छोटी बहन एरिका की मदद से डेरेक टर्नबो नाम के एक शरारती लड़के का अपहरण कर उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। प्लान सक्सेसफुली शुरू तो होती है, लेकिन स्थिति तब बिगड़ जाती है जब डेमोगॉर्गन डेरेक, जॉयस, एरिका और रॉबिन पर हमला कर देता है। विल अजीब तरह से डेमोगॉर्गन को व्यस्त रखने में सफल हो जाता है ताकि स्टीव, डस्टिन, जोनाथन और नैन्सी गाड़ी लेकर आ सके और उसे टक्कर मार सके, जिसके बाद वे उसका पीछा करते हुए अपसाइड डाउन में घुस जाते हैं। अपसाइड डाउन के अंदर वे डेमोगॉर्गन को खो देते हैं, लेकिन रेडियो के जरिए हॉपर और एल्वेन से संपर्क करने में सफल हो जाते हैं। दोनों टीमें देखती हैं कि पूरे शहर के चारों ओर एक अभेद्य दीवार बन गई है, जिसके केंद्र में हॉकिंस लैब की इमारत है, वही जगह जहां कभी एल्वेन पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और हेनरी पहली बार वेकना में बदल गया था। हॉपर और एल्वेन डॉक्टर के अधीन काम करने वाले लेफ्टिनेंट एकर्स को बंदी बना लेते हैं। एल्वेन अपनी शक्तियों का उपयोग करके एकर्स के मन के अंदर है और जानती है कि डॉक्टर के बेस में एक वॉल्ट है जहां कमाल का शक्ति वाला कोई आदमी या वस्तु कैद है। उन्हें लगता है कि शायद वही वेकना है, इसलिए एल्वेन और हॉपर उसे हराने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन सैन्य बेस में घुसने के बाद उन्हें पता चलता है कि वॉल्ट के अंदर दरअसल काली कैद है एल्वेन की पुरानी दोस्त और डॉक्टर ब्रेनर के एक्सपेरिमेंट्स की 8वीं बच्ची। दूसरी ओर डॉक्टर के को समझ आता है कि वेकना हॉकिंस के बच्चों की इनवायबल पावर का अपहरण कर रहा है। गलती से एल्वेन को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए वे सुरक्षा का बहाना बनाकर अपने सैनिकों के जरिए सभी
बच्चों को इकट्ठा कर अपनी हिरासत में कैद कर लेते हैं। विल के एक नए विजन में दिखाई देता है कि होली वेकना के लताओं के जाल में फंसी हुई है और वहाँ कुल 12 बच्चों को कैद करने की जगह बनाई गई है। सोल्जर वेकना के हाथों से बच्चों को बचाने के लिए तैयार नहीं है। इस डर से माइक, लुकास, एरिका, जॉयस, विल, रॉबिन, मरे और डेरेक उन्हें मुक्त करने के लिए जेल तोड़ने की प्लान बनाते हैं। बदकिस्मती से यह प्लान बुरी तरह विफल हो जाती है जब अपसाइड डाउन से 3 डेमोगोर्गन आकर बच्चों को बचाने आए सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। डेरेक समेत कुल 12 बच्चों को इकट्ठा करने के बाद वेकना विल के सामने आता है और उससे कहता है कि ये बच्चे उसकी दुनिया पर कब्जा करने और उसे नए सिरे से बनाने की प्लान के लिए सही इंसान है। वेकना विजेता की तरह अपसाइड डाउन में लौटने के दौरान अपने डेमोगोर्गन्स को विल के अपनों को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते विल को समझ आता है कि अपसाइड डाउन में पहली बार कैद होने के दौरान वेकना के साथ बना उसका दिमागी जुड़ाव अब उसे डेमोगोर्गन्स पर कंट्रोल पाने की शक्ति दे रहा है। विल अपनी शक्ति का उपयोग करके डेमोगोर्गन्स को हरा देता है और अपने दोस्तों को बचाता है। अपनी इस नई शक्ति को देखकर हैरान विल को उसकी जॉयस हौसला बढ़ाती है कि वह इसी संबंध का उपयोग करके वेकना को हमेशा के लिए खत्म कर दे। वेकना के मन के भीतर देखने के लिए लुकास सुझाव देता है कि रेडियो टावर की बिजली का उपयोग करके एक मृत डेमोगोर्गन को दोबारा जिंदा करना होगा, जिसके माध्यम से विल वेकना के मन से जुड़ सकेगा। इधर वेकना अपहृत बच्चों को अपनी यादों की दुनिया में ले जाता है। वहाँ वह हेनरी क्रील के रूप में खुद को पेश करते हुए उन्हें यह समझाने लगता है कि वह कितना दयालु है। दूसरी ओर मैक्स और होली घर लौटने का रास्ता खोजने की कोशिश करती है। वेकना डेरेक को धमकाता है कि यदि उसने उनके भागने की कोशिश में बाधा नहीं डाली तो वह उसके पूरे फैमिली को मार डालेगा। जब वेकना मैक्स का गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है तो विल अपने दिमागी जुड़ाव का इस्तेमाल करके थोड़े समय के लिए वेकना को हरा देता है और मैक्स अब होली को भागने में मदद करता है। हालांकि इस जबरदस्त दबाव के कारण विल असल दुनिया में कोमा में चला जाता है। अपसाइड डाउन के हॉकिंस लैब में पहुंचकर डस्टिन अनुमान लगाता है कि होली को बचाने के रास्ते में जो दीवार उन्हें रोक रही है उसे तोड़ने के लिए एक पावरफुल जनरेटर खोजकर नष्ट करना होगा। वह स्टीव के साथ और नैन्सी व जोनाथन के साथ पावर सोर्स खोजने के मिशन पर निकल जाता है। इस खोज के दौरान स्टीव डस्टिन के हालिया लापरवाह व्यवहार की आलोचना करता है और एडी के कुर्बानी को लेकर बेइज्जत करता है। इससे डस्टिन स्टीव पर हमला कर देता है और उनका रेडियो टूट जाता है, जो बाकी लोगों से संपर्क का सिर्फ एक जरिया था। इसके बाद डस्टिन डॉक्टर ब्रेनर की पुरानी डायरी में पाता है कि अपसाइड डाउन वास्तव में एक वॉर्माहोल है जिसने पृथ्वी को एक दूसरे डिमेंशन से जोड़ दिया है, जहां वेकना ने अपना अड्डा जमाया है। वह समझ जाता है कि यदि जनरेटर नष्ट किया गया और दीवारें गिर गई तो अपसाइड डाउन के भीतर मौजूद सब कुछ और सभी लोग अंतरिक्ष की भूल के अंधेरे गर्त में समा जाएंगे। डस्टिन, नैन्सी और जोनाथन को यह भयावह इंफॉर्मेशन देने के लिए बेताब है, लेकिन रेडियो टूटे होने के कारण विफल हो जाता है। इधर वॉर्महोल को नियंत्रित करने वाली शक्ति का आधार खोजकर बिना कुछ जाने नैन्सी उस पर गोली चला देती है, जिससे दीवार का कुछ हिस्सा नष्ट हो जाता है। हॉपर, एल्विन और के अचानक दीवार तोड़कर अंतरिक्ष की ओर तेजी से खींचे जाने लगते हैं। सौभाग्य से एल्विन अपनी शक्ति से खुद को और अपने साथियों को बचा लेती है और हॉपर अवके को असल दुनिया में वापस ले आती है, जहां जॉयस और माइक के साथ उनका फिर से मुलाकात होता है। लेकिन बदकिस्मती से नैन्सी और जोनाथन हॉकिंस लैब के एक ऐसे हिस्से में फंस जाते हैं जो उस शक्ति के प्रभाव से पिघलने लगता है। भागने का कोई रास्ता न देखकर नैन्सी और जोनाथन अपने रिश्तों की कड़वाहटों के बारे में बात करते हैं और समझ जाते हैं कि वे एक दूसरे के सिर्फ अजीब हालात के साथ के कारण जुड़े थे, प्यार की वजह से नहीं। इसलिए एक दूसरे के प्रति सम्मान होने के बावजूद वे अलग होने का फैसला करते हैं और मौत को गले लगाने की तैयारी करते हैं। स्टीव जब उन्हें बचाने के लिए बेपरवाह होकर आगे बढ़ता है तब डस्टिन टूट जाता है और एडी की मौत का गम तथा स्टीव को खोने का डर स्वीकार कर लेता है। यह पल उनकी दोस्ती के बीच की सारी कड़वाहट दूर कर उन्हें फिर से एक कर देता है। सौभाग्य से लैब में उस वस्तु का पिघलना रुक जाता है, जिससे डस्टिन, स्टीव, नैन्सी और जोनाथन एकजुट होकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। इधर बेहोश विल के मन के भीतर वेकना हाजिर होता है। वह बताता है कि जब विल बचपन में पहली बार अपसाइड डाउन में कैद हुआ था तब उसी के जरिए हॉकिंस और अपसाइड डाउन को जोड़ने वाली टनल बनवाई गई थी। अब वेकना उन 12 अपहृत बच्चों का इस्तेमाल करके अपसाइड डाउन को पूरी दुनिया में फैलाने की प्लान बना रहा है। इसके बाद वेकना विल को मैक्स के शरीर की लोकेशन ढूंढने पर मजबूर करता है और उस बेचारी लड़की को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए डेमोडॉग्स का एक झुंड भेज देता है। एल्विन विल के दिमाग में घुसकर उसे जगाती है, जिसके बाद विल बाकी सबको आगाह करता है कि मैक्स खतरे में है। लुकास और रॉबिन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर डेमोडॉग्स से मैक्स को बचा लेते हैं। इस लड़ाई के दौरान रॉबिन की गर्लफ्रेंड विकी को हॉकिंस की इन सारी अजीब
पागलपन भरी हरकतों के बारे में पता चल जाता है। हॉस्पिटल के बेसमेंट में छिपते समय घायल कैरन व्हीलर ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल करके डेमो डॉग्स को उड़ा देती है और सबकी जान बचाती है। हेनरी की मन की दुनिया में मैक्स और होली को एक टनल मिलती है और वहाँ वे हेनरी के बचपन की एक याद देखती हैं। छोटा हेनरी एक घायल आदमी की मदद करने गया था, लेकिन उसी के द्वारा गोलीबारी का शिकार हो गया, जिसके बदले में उसने उस आदमी को मारकर उसका एक रहस्यमय ब्रीफकेस चुरा लिया था। लेकिन उस ब्रीफकेस में क्या था, ये जानने से पहले ही मैक्स और होली वहाँ से भाग निकलती है। मैक्स समझ जाती है कि उसके भागने का रास्ता कोई गाना नहीं, बल्कि लुकास के साथ उसका गहरा जुड़ाव है, जिसने उसे कभी हार नहीं मानने दी। मैक्स होली को उसके अंदर की शक्ति जगाने की सलाह देती है ताकि वह वेकना की दुनिया से बाहर निकल सके। होली को विदाई देकर मैक्स आखिरकार असल दुनिया में जाग जाती है और लुकास के साथ उनका फिर से मुलाकात होता है। सबके दोबारा एकजुट होने पर हॉपर, जॉयस, एल्वेन, के, माइक, डस्टिन, लुकास, विल, जोनाथन, नैन्सी, स्टीव, रॉबिन, मरे, एरिका और साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क मिलकर वेकना को हमेशा के लिए हराने की योजना बनाते हैं। डॉक्टर ब्रेनर के नोट्स का इस्तेमाल करके डस्टिन बताता है कि वेकना का ठिकाना द एबिस नाम के एक आकाशीय राज्य में स्थित है। एल्वेन पर किए गए एक्सपेरिमेंट के दौरान ही इस एबिस और पृथ्वी के बीच वर्म होल यानी अपसाइड डाउन की रचना हुई थी। वेकना अब उन 12 बच्चों का इस्तेमाल करके दोनों दुनियाओं को एक करना चाहता है, जहां वह अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ कंट्रोल करेगा। लुकास को समझ आता है कि आज 6 नवंबर है, यानी विल के पहली बार गायब होने का दिन, और उसी रात वेकना अपनी योजना को अंजाम देगा। जब सब बहस कर रहे थे, तब स्टीव ने एक सटीक प्लान दी। वे फ्यूचर को पृथ्वी के करीब आने का इंतजार करेंगे ताकि अपसाइड डाउन के रेडियो टावर का इस्तेमाल करके वेकना के स्तर तक पहुंचा जा सके और होली को बचाया जा सके। प्लान के आखिरी स्टेज में हीरो हॉकिंस लैब के पावर सोर्स पर एक बम फेंक कर अपसाइड डाउन को नष्ट कर देंगे ताकि एबिस से फिर कभी कुछ भी पृथ्वी पर न आ सके। आखिरी लड़ाई की तैयारी के दौरान विल ने टीम के सभी सदस्यों के सामने अपनी गे के बारे में स्वीकार कर लिया और सभी ने उसे प्यार और समर्थन के साथ स्वीकार किया। जाने से पहले काली ने एल्वेन को बताया कि डॉक्टर के हेनरी और एल्वेन जैसे सुपर पावर्ड बच्चे पैदा करने के लिए एल्वेन के खून का उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनके एक्सपेरिमेंट्स फल रहे, लेकिन डॉक्टर के दिवंगत डॉ ब्रेनर के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। काली ने चेतावनी दी कि डॉक्टर के को हराने के बाद भी कोई अन्य साइंटिस्ट उनकी जगह ले लेगा, जिसका अर्थ है कि एल्वेन और काली कभी सेफ नहीं रहेंगे। और अधिक सुपर पावर्ड बच्चों को बनाने और उन पर एक्सपेरिमेंट होने से रोकने के लिए काली ने दावा किया कि अपसाइड डाउन को नष्ट करते समय उन्हें खुद का बलिदान देना होगा। आखिरी लड़ाई शुरू होने पर एरिका और मिस्टर क्लार्क ने दूसरों को सैन्य अड्डे में घुसने में मदद की ताकि वे अपसाइड डाउन के पोर्टल के अंदर जा सके। नैन्सी, जोनाथन, स्टीव, रॉबिन, जॉयस, विल, माइक, डस्टिन और लुकास सभी रेडियो टावर की ओर दौड़े और हेनरी के मन से बच्चों के भागने की सुविधा के लिए वे एबिस के अंदर चले गए। इधर मरे ने हॉकिंस लैब में एक्सप्लोसिव लगा दिए और हॉपर ने एल्वेन ऑफ काली पर नजर रखना शुरू किया, जो असल दुनिया में मैक्स के मन को गाइड के रूप में उपयोग करके हेनरी क्रील की यादों के जरिए आगे बढ़ रही थी। एक समय वे बच्चों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन भागते समय वेकना हॉपर के सामने आ जाता है और उसे एल्वेन के सरेंडर की प्लान के बारे में बताकर भ्रमित कर देता है, जिसके नतीजतन हॉपर, एल्वेन और उसके सहयोगियों को हेनरी की यादों से बाहर निकाल लेता है। इससे होली बाकी बच्चों को गुफा की ओर ले जाती है, जो वेकना की पहुंच से बाहर है। डॉक्टर के ने लेफ्टिनेंट एकर्स की अपनी आर्मी को लीड करते हुए एल्वेन का मुकाबला करने के लिए अपसाइड डाउन में भेजा। हालांकि एल्वेन सभी सोल्जर को मारने में सक्षम थी, लेकिन बदकिस्मती से गोलीबारी के दौरान उसकी बहन काली बुरी तरह घायल हो गई। एबिस के भीतर विल ने वेकना के मन से जुड़कर यह पता लगा लिया कि छोटा हेनरी क्रील जब गुफा में उस अजनबी से मिला था तो उसके ब्रीफकेस में वास्तव में माइंड फ्लेयर का एक हिस्सा था। उसी हिस्से ने बालक हेनरी को इन्फेक्टेड किया और उसे अलौकिक शक्तियां दी। विल ने हेनरी से उस बुरे रास्ते से वापस आने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन ने अपने मन के अंदर से ही जवाब दिया कि वह माइंड फ्लेयर के साथ ही रहना चाहता है और दुनिया पर कब्जा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दरअसल वेकना का ठिकाना ही माइंड फ्लेयर है, जो अचानक दोबारा जिंदा होकर एबिस के अंदर मौजूद सभी लोगों पर हमला करने लगता है। अपसाइड डाउन के अंदर हॉपर एल्वेन को खुद पर विश्वास रखने और अपने लिए एक सुंदर भविष्य का सपना देखने के लिए हौसला बढ़ाते हैं, जहां एक दिन वह खुद भी अपनी बेटी को उससे बेहतर जीवन दे सके। बाप बेटी एक दूसरे से भावुक विदाई लेते हैं। एल्वेन वेकना के साथ अंतिम लड़ाई के लिए एबिस के अंदर चले गए हैं। जब एल्वेन वेकना के साथ युद्ध में उलझी हुई है, तब नैन्सी, जोनाथन, रॉबिन, स्टीव, माइक, डस्टिन और लुकास सब मिलकर माइंड फ्लेयर के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं। एक समय जब सब घिर जाते हैं और जीत की उम्मीद धुंधली पड़ जाती है, तब विल वेकना के साथ अपने दिमागी जुड़ाव का उपयोग करके उसे कमजोर कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर एल्वेन हेनरी क्रील को घायल कर देती है
और बाकी सब मिलकर माइंड फ्लेयर को हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। नैन्सी अपने दोस्तों के साथ होली और अन्य बच्चों को बचा लेती है और जॉयस वेकना का सिर धड़ से अलग कर देती है ताकि वह फिर कभी वापस न आ सके। जब सब बम सक्रिय करके अपसाइड डाउन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी डॉक्टर के और उनके बचे हुए सॉलिडर उनका रास्ता रोक लेते हैं। एल्वेन समझ जाती है कि उसके बिना वे कभी पूरी तरह आजाद नहीं होंगे, इसलिए वह अपसाइड डाउन में ही रुक जाने का फैसला करती है। उसका फैमिली और दोस्त बेबस होकर आंखों के सामने सब कुछ नष्ट होते देखते हैं। 18 महीने बाद हॉकिंस शहर फिर से बनाया जाता है और सब जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जोनाथन और रॉबिन अब दूसरे राज्य में कॉलेज पढ़ रहे हैं। नैन्सी पत्रकारिता में करियर बना रही है। स्टीव हॉकिंस में ही रह गया है और बेसबॉल कोच के तौर पर काम करता है। वे सब वादा करते हैं कि भले ही उनके रास्ते अलग हों, वे हमेशा एक दूसरे के जीवन में रहेंगे। हॉपर जॉयस को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वे दोनों मोंटाना में नई जिंदगी शुरू करने की प्लान बनाते हैं। माइक, डस्टिन, लुकास, विल और मैक्स एक साथ हाई स्कूल ग्रेजुएट करते हैं। डस्टिन कॉलेज में अच्छा करने के सपने के साथ आगे बढ़ता है। लुकास और मैक्स का प्यार कायम रहता है। विल न्यूयॉर्क शहर जाकर अपनी पहचान और सेक्सुअलिटी को लेकर आजादी से जीना शुरू करता है और माइक अपने बचपन के रोमांच से प्रेरित होकर लेखन को पेशा बना लेता है। माइक अनुमान लगाता है कि एल्वेन वास्तव में मरी नहीं है, बल्कि मरणासन्न काली ने उसे एक इल्यूजन बनाकर अपनी मौत का ड्रामा रचने में मदद की थी ताकि डॉक्टर के फिर कभी उसका पीछा न करे। एल्वेन ने कहीं दूर खुशी पाली है। इस विश्वास के साथ माइक और उसके दोस्त हॉकिंस के आघात से मुक्त होते हैं। अंत में माइक, विल, डस्टिन, लूकास और मैक्स एक साथ अपने जीवन का आखिरी डंजियंस एंड ड्रैगन्स गेम खेलते हैं, जहां वे कई वर्षों बाद फिर से उस मासूम बचपन में लौट जाते हैं। जब वे व्हीलर के बेसमेंट से निकलकर वयस्क जीवन की ओर बढ़ते हैं, तब छोटी होली और उसके दोस्त अपने नए रोमांच की शुरुआत करने के लिए डंजियंस एंड ड्रैगन्स लेकर बैठ जाते हैं और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।